हम सभी अच्छे से अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हमें पता है कि म्यूचुअल फंड अच्छे रिटर्न्स देते हैं और इसीलिए हर साल हम बेस्ट रिटर्न्स वाले म्यूचुअल फंड को ढूंढते हैं ताकि हम उसमें इन्वेस्ट कर सकें, इस उम्मीद में कि हमें अच्छा रिटर्न्स मिलेगा। पर फिर भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स नहीं मिल पाते। ऐसा क्यों? अब चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक ऐसी क्रिकेट टीम है जिसमें वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन को लिया जाए, यानी कि उसमें जो सारे के सारे 11 प्लेयर्स हैं उसमें वर्ल्ड के सिर्फ बेस्ट बैट्समैन को सेलेक्ट किया जाए, तो क्या वो बेस्ट टीम कहलाएगी? या फिर उसमें जो 11 के 11 प्लेयर्स हैं वो वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर्स को लिया जाए, तो भी क्या वो बेस्ट टीम कहलाएगी? नहीं। एक बेस्ट टीम बनाने के लिए हमें बेस्ट बैट्समैन या फिर बेस्ट बॉलर्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए बेस्ट कॉम्बिनेशन, यानी कि बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर्स और बेस्ट फील्डर्स का एक बैलेंस बना होना चाहिए, जिससे कि हम एक बेस्ट टीम क्रिएट कर सकते हैं। और सेम यही गलती हम करते हैं अपने म्यूचुअल फंड सिलेक्शन में भी। हम बेस्ट फंड का तो बास्केट बना लेते हैं, पर वो बेस्ट फंड का बास्केट मिलके एक बेस्ट पोर्टफोलियो नहीं बना पाता और इसी वजह से हमें ज्यादा रिटर्न नहीं मिल पाता। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप खुद के लिए एक बेस्ट पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट कर सकते हैं और वो बेस्ट पोर्टफोलियो आपको कैसे एक अच्छा से रिटर्न दे सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक शर्मा और इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि जब भी आप अपने म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाते हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपका जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है वो कहीं ओवरलैप तो नहीं हो रहा। अब देखिए, जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड ने अच्छा रिटर्न दिया है और उन रिटर्न्स को देखकर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं। अब इसमें होता क्या है कि पिछले साल मान लीजिए 4-5 म्यूचुअल फंड को हमने देखा कि वो मार्केट को आउट परफॉर्म किए हैं और ये देखकर हम उन 4-5 म्यूचुअल फंड को लेकर अपना पोर्टफोलियो बना लेते हैं। अब बाद में हमें यह पता चलता है कि ये जो 4-5 म्यूचुअल फंड थे उन्होंने सेम स्टॉक्स में अपने पैसे को डाला था, यानी कि उन चारों पांचों म्यूचुअल फंड ने वही रिलायंस, वही डीमार्ट, एशियन पेंट्स और इन 4-5 स्टॉक्स, सेम स्टॉक्स में इन चारों पांचों म्यूचुअल फंड ने पैसा डाला था। और क्योंकि पिछले साल इन 4-5 स्टॉक्स ने बहुत अच्छा दौड़ लगाया था, बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, इसलिए इन म्यूचुअल फंड ने भी बहुत अच्छा हमें रिटर्न्स दिया। पर अगले साल अगर गलती से भी ये 4-5 स्टॉक्स नहीं चले तो हमारा एक फंड नहीं, हमारा सारा का सारा पोर्टफोलियो बर्बाद हो जाएगा और इस चक्कर में हमारा जो ओवरलैपिंग हो जाता है इससे हमें बचना है। अब सवाल यह आता है कि आप इन ओवरलैपिंग को चेक कैसे करेंगे? तो अब देखिए, ऐसे बहुत से वेबसाइट्स हैं जिनमें आप अपने म्यूचुअल फंड्स को डालकर उनका ओवरलैप आप चेक कर सकते हैं कि उन्होंने क्या सेम स्टॉक्स में अपने पैसे को डाला है कि नहीं। और उसी में से एक वेबसाइट मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसमें आप जाकर आप चेक कर सकते हैं कि कहीं आपका म्यूचुअल फंड ओवरलैप तो नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। अब हम में से कई लोग ऐसे हैं जो अपने पोर्टफोलियो में 12, 15, 20 म्यूचुअल फंड रख लेते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाइड है। पर दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, डाइवर्सिफिकेशन और ओवर डाइवर्सिफिकेशन में अंतर होता है। हम जब इतने सारे म्यूचुअल फंड्स अपने पोर्टफोलियो में रख लेते हैं तो इसके वजह से हमारा जो पोर्टफोलियो है वो ओवर डाइवर्सिफाइड होता है और इस वजह से हमारे रिटर्न्स बहुत ज्यादा खराब होते हैं। तो ये एक बात का ध्यान रखिए कि आप अपने पोर्टफोलियो में 3 से 5 म्यूचुअल फंड रखें, उससे ज्यादा ना रखें। और ये जो 3 से 5 म्यूचुअल फंड भी है वो अलग अलग कैटेगरी के होने चाहिए, यानी कि आप अपने पोर्टफोलियो में एक लार्ज कैप फंड, एक मल्टी कैप फंड, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप और जरूरत पड़े तो एक टैक्स सेवर फंड भी रखें। इससे ज्यादा म्यूचुअल फंड रखना बहुत ज्यादा अच्छी बात नहीं है। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब हम इतने सारे म्यूचुअल फंड्स अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो इससे हमारे रिटर्न्स बढ़ते नहीं है और कम होते हैं, क्योंकि जो मैंने पहले पॉइंट में बताया था कि हमारा जो म्यूचुअल फंड है ओवरलैप नहीं होना चाहिए। और जब हम इतने सारे म्यूचुअल फंड्स में अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे तो इसमें होता क्या है कि हम सारे स्टॉक्स में अपने पैसे को डाल देते हैं और इस वजह से हमारे जो रिटर्न्स हैं वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं आ पाते, हमारे रिटर्न्स और कम होते हैं। तो कोशिश करिए कि अपने पोर्टफोलियो में 3 से 5 म्यूचुअल फंड रखें, उससे ज्यादा ना रखें। अब ये जो मैंने आपको 3 से 5 कैटेगरीज म्यूचुअल फंड की बताई,
इसमें आप अपने रिस्क के हिसाब से अपने पैसे को इन म्यूचुअल फंड्स में डिवाइड कर सकते हैं। और अगर आप इससे भी सिंपल अपने इन्वेस्टमेंट को रखना चाहते हैं तो आप मल्टी कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, क्योंकि मल्टी कैप फंड एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो कि आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप इन तीनों में आपको एक्सपोजर देता है। तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि इन सारे म्यूचुअल फंड में भी मैं इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, तो आप अपने पोर्टफोलियो में 2 मल्टी कैप फंड रख सकते हैं जो कि आपको लॉन्ग रन में एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। हम अक्सर म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लेते हैं उसके एब्सोल्यूट रिटर्न देखकर, पर यह गलत है। हमें कोई भी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना चाहिए उसके रोलिंग रिटर्न्स देखकर। अब बात करें अगर एब्सोल्यूट रिटर्न की, तो जब भी हम किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो हम उस फंड के रिटर्न्स को जरूर चेक करते हैं कि पिछले 3-4 साल में उस फंड ने कैसा रिटर्न्स दिया है। और अगर हम ये देखते हैं कि उस फंड ने 37, 38, 40% का रिटर्न दिया है तो हम तुरंत उस फंड में जाकर इन्वेस्ट कर देते हैं। अब बात करें अगर स्मॉल कैप फंड की, तो आप पिछले 3 साल में अगर किसी भी स्मॉल कैप फंड के रिटर्न्स को देखेंगे तो उस फंड ने करीब 37, 38, 40% का रिटर्न दिया है। और ये देखकर हम इंप्रेस हो जाते हैं और उस फंड में जाकर इन्वेस्ट कर देते हैं। और यही दोस्तों एब्सोल्यूट रिटर्न होता है। उस फंड ने हमें एक फिक्स टाइम का रिटर्न दिखाया, पर अगर रोलिंग रिटर्न्स की बात करें तो ये हमें दिखाता है कि एक बड़े टाइम इंटरवल ने उस म्यूचुअल फंड ने कैसा परफॉर्म किया है। तो अगर आप पिछले 10 साल का रिटर्न देखने जाएंगे एक्सिस स्मॉल कैप फंड का, तो अगर आप उसके एब्सोल्यूट रिटर्न को देखते हैं 2013 से लेकर 2023 तक, तो आपको यह दिख जाएगा कि हाँ, उस फंड ने इतना रिटर्न दिया है। पर अगर आप उसके रोलिंग रिटर्न्स को देखने जाएंगे तो आपको यह समझ आएगा कि 2013 से लेकर 2017 तक उसने कैसा परफॉर्म किया, 2014 से लेकर 2018 तक कैसा परफॉर्म किया, 2015 से लेकर 2019 तक कैसा परफॉर्म किया। तो इस तरीके से आपको अलग अलग टाइम इंटरवल पे आप उसके फंड के रिटर्न्स को देख सकते हैं। तो ऐसे में आपको यह समझ आ जाएगा कि वो फंड कितना कंसिस्टेंट है। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर आप 2013 से लेकर 2017 तक किसी फंड में डालते हैं तो हो सकता है वो अच्छा रिटर्न दे, पर वही 2014 से 2018 तक अच्छा रिटर्न ना दे। तो ऐसे में आपको कैसे पता चलेगा कि आप अच्छे वाले टाइम में उस फंड में एंटर कर रहे हैं या बुरे वाले टाइम में। तो ऐसे में आपको हमेशा ये ध्यान देना है कि आप किसी भी फंड के एब्सोल्यूट रिटर्न को ना चेक करें, बल्कि उसके रोलिंग रिटर्न्स को चेक करें, और ये देखकर ही आप किसी भी फंड में अपने पैसे को डालें। अब बात करते हैं सबसे आखिरी पॉइंट की। अब देखो, जब भी मार्केट ऊपर जाता है ना, तो मैक्सिमम म्यूचुअल फंड्स ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। पर जब मार्केट नीचे गिरता है तो उस टाइम हमें यह देखना है कि कौन सा ऐसा म्यूचुअल फंड है इनमें से जो हमें अच्छा रिटर्न दे रहा है। अब देखो, जब भी मार्केट नीचे गिरेगा तो म्यूचुअल फंड्स भी गिरेंगे, क्योंकि ये अपना पैसा स्टॉक मार्केट में ही इनडायरेक्टली डाल रहे हैं। तो वहां पर म्यूचुअल फंड्स तो गिरेंगे ही, पर हमें अब यह देखना है कि बाकी म्यूचुअल फंड से सबसे कम कौन सा म्यूचुअल फंड है जो नीचे गिर रहा है, और वो देखकर हमें अपने पैसे को इन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है। तो अच्छे मार्केट में हमें म्यूचुअल फंड को नहीं देखना है, बुरे मार्केट में देखना है कि ये म्यूचुअल फंड्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, और उस हिसाब से हमें अपने डिसीजंस को लेना है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो की मदद से आप खुद के लिए एक अच्छी सी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बना पाएंगे जो आपको एक अच्छा रिटर्न दिलाने में मदद करेगी। इसी के साथ आज की इस वीडियो को खत्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।